अनजान लोग सोशल मीडिया के माध्यम Everyone is requested to please settle down fast. तो ऐसी कॉल स्वीकार ना करें। Please take your साइबर seats. क्रिमिनल्स आपके वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर सकते हैं और पैसे ना देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं। बचाव के उपाय। अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहें। अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल ना करें। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आधारित धोखाधड़ी से सावधान रहें। आपकी बायोमेट्रिक जानकारी अति संवेदनशील और गोपनीय होती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि वह सुरक्षित रहे और संदिग्ध एवं अनाधिकृत स्थलों पर कभी भी फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन ना दें। उपयोग में न होने पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने बायोमेट्रिक्स को resident.uidai.gov.in पर जाके माता पिता के लिए इंटरनेट सुरक्षा युक्तियां। यदि आपके बच्चे को कभी ऑनलाइन कोई चीज़ परेशान करती है या डराती है तो उसे फौरन आपको बताने व आपके पास आने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने बच्चे को सिखाएं ऑनलाइन गतिविधि और उसके व्यवहार के प्रति सतर्कता व सावधानी। व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने में सावधानी और सतर्कता बरतना। ऑनलाइन जानकारी को निजी रखने का तरीका। इस बात से अवगत कराएं कि जो एक बार ऑनलाइन शेयर हो जाता है वो हमेशा के लिए मौजूद रहता है, अतः सोच समझकर ऑनलाइन गतिविधि करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपिल शर्मा और आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं और वो ये है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। आपके साथ नए नए तरीक़ों से ठगियां हो रही हैं। आपको फ़ोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप अपना OTP बताएं, आप अपना पिन नंबर बताएं, सिक्योरिटी पिन नंबर बताएं, सो ये बहुत सारे जो है ये ऐसे क्राइम हो रहे हैं और इसके बचाव का एक ही तरीका है, जितनी लोगों में अवेयरनेस आए। सो आप लोग भी, अगर आपको कोई ऐसा रैंडम कॉल आता है जो आपको कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपका किसी शो में सिलेक्शन हो गए, सो उन चीज़ों से बचें और अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। धन्यवाद। मैदान पर मैंने बहुत पारियां की थी, टीम को जीत दिलाई, लेकिन यह एक जिम्मेदारी है कि हर शॉट खेलने से पहले ये सोचना पड़ता है कि वो सेफ है कि नहीं। एक गलती आप आउट और मैच हारे। इसलिए कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले आप भी परखिए कहीं वो अनसेफ तो नहीं। May I have your kind attention, please? Everybody is requested to settle down fast. आज के मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। एवं मोबाइल फोन श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान, आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत है।
नमस्कार। इस मंच को सुशोभित करते राजस्थान प्रदेश के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री आनंद कुमार जी, महानिदेशक राजस्थान पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी, सीईओ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर श्री राजेश कुमार जी, महानिदेशक साइबर क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री संजय अग्रवाल जी, समस्त अतिथिगण, साइबर जगत के विशेषज्ञ, सभी प्रतिभागी, मीडिया से आए हमारे मित्रगण, देवियों और सज्जनों, राजस्थान पुलिस साइबर जागरूकता अभियान के सानिध्य में राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 1.0 के भव्य शुभारंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सम्माननीय मंच की आज्ञा से कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री जवाहर सिंह बेडम जी का हम सब की ओर से स्नेह और सम्मान रूपी पुष्प भेंट कर स्वागत हेतु महानिदेशक राजस्थान पुलिस श्री यूआर साहू जी से निवेदन है। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री आनंद कुमार जी के स्वागत हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम से सादर अनुरोध है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री संजय अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे सीईओ I4C श्री राजेश कुमार जी का स्वागत अभिनंदन करें। देवियों और सज्जनों, बच्चे, युवा हो या बुजुर्ग महिलाएं, श्रमिक हो या किसान, हर वर्ग के लोगों तक, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुरक्षा का आश्वासन पहुंचाने की दिशा में आज का कार्यक्रम एक अहम पहल है और राजस्थान प्रदेश के नागरिकों की साइबर के क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अतः मैं श्रीमान महानिदेशक साइबर क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी को आज के कार्यक्रम के उद्गम, भावी लक्ष्य और इससे जुड़ी अपेक्षाओं के संदर्भ में अपने उद्गार हेतु आमंत्रित करती हूं। राजस्थान पुलिस के हैकाथॉन 1.0 के उद्घाटन समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जवाहर सिंह बेडम साहब, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री यूआर साहू साहब, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार साहब, I4C डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री राजेश कुमार साहब, एडीजी हेडक्वार्टर श्री संजय अग्रवाल जी, पधारे मेरे सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पीएम नायर साहब भी दिख रहे हैं मुझे, आपका भी स्वागत है सर। पधारे सभी कॉरपोरेट जगत के माननीय सदस्य, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया के मेरे सभी साथी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज राजस्थान पुलिस के इतिहास में एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब हमने
राजस्थान पुलिस हैकाथन 1.0 का शुभारंभ आज हम करने जा रहे हैं। एक वर्ष पहले ये आइडिया, ये थॉट हमें पूरी टीम को आया था, और कोई भी काम आपको पता है टीम वर्क के बिना नहीं होता, विशेषकर पुलिस में। तो ये आइडिया आया कि अब जिस तरह से साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए हमें सल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे टेक्नोलॉजिकल। कन्वेंशनल क्राइम, पारंपरिक क्राइम से ये बिल्कुल अलग है साइबर क्राइम, और इसके दो पहलू हैं। एक तो जागरूकता, जनता में जितनी जागरूकता, जितना सावधान रहेंगे लोग, उतना साइबर अपराधियों से बच पाएंगे, साइबर अपराध से बच पाएंगे। और दूसरा सल्यूशन है टेक्नोलॉजिकल। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और जो टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है, उससे हम निश्चित रूप से कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। और ये थॉट आया था कि एक हैकाथन किया जाए जिसमें हम बच्चों को बुलाएं और उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले दें, वो काम करें, यहाँ आएं और यहाँ बैठ के, जिस तरह से हैकाथन का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, 36 घंटे का ये चलेगा। करीब 1200 स्टूडेंट्स 28 राज्यों से यहाँ आए हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी आए हैं। और अगर आप माननीय अतिथिगण अगर राउंड लेके देखेंगे तो जिस तल्लीनता से वो अपने काम में लगे हुए हैं सभी पार्टिसिपेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये आगे आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ एक सल्यूशन इसमें निकालेंगे। सल्यूशन नहीं भी निकलता है तो एक रोड मैप बनता है, एक रास्ता दिखता है आगे काम करने के लिए। तो मैं इन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करता हूं। मैं यहाँ जो भी अतिथि आए हैं उनका स्वागत करता हूं। और इस प्रोग्राम में विशेषकर जो की नोट स्पीकर हैं, गृह मंत्रालय भारत सरकार के I4C डिवीज़न के CEO श्री राजेश कुमार, उनका मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में, दिल्ली में बहुत काम रहते हैं, I4C डिवीज़न में हमें पता है कितना कोऑर्डिनेशन इनको करना पड़ता है, इन्होंने यहाँ आकर अपना संबोधन देना स्वीकार किया, उसके लिए मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, मैं आभारी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं और जैसा मैं अभी बोल रहा था, साइबर क्राइम एक हाई रिटर्न लो रिस्क क्राइम है और इसीलिए अपराधियों को अट्रैक्ट करता है। ट्रेडिशनल क्राइम से हट के अब क्रिमिनल्स इस साइबर एनेबल्ड क्राइम में और या साइबर क्राइम में तेजी से इस ओर आ रहे हैं। भरतपुर मेवात रीजन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसमें पहले जो अपराधी ट्रेडिशनल क्राइम में करते थे, और ट्रेडिशनल क्राइम आपको पता है वो हाई रिस्क लो रिटर्न है। सड़क पे लूटपाट करेंगे, कुछ और करेंगे तो आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है, अपराधी के साथ, विक्टिम के साथ तो होती है बट अपराधी के साथ भी हो सकती है। यहाँ आप अपने घर में, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, टावर्स इतने लग गए हैं मोबाइल ऑपरेटर्स के, कि आप अपने घर में बैठ के या पेड़ के नीचे बैठ के कहीं से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है और थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ आप अपना काम शुरू कर देते हैं अपराधी लोग। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हमारे सामने है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हाल में ही DGIG कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी साहब ने भी देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के बारे में जो चिंता व्यक्त की, और उन्होंने साइबर क्राइम के साथ साथ AI टूल्स, IoT
और इनके बारे में भी चिंता व्यक्त की कि अब आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, खबरें आप देख रहे होंगे, रोज पढ़ते होंगे कि किस किस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं जो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया है। तो इस आयोजन को करने के लिए मैं हमारी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा इस मौके पर, और मैं पुनः आप सभी लोगों का इस अवसर पे स्वागत करना चाहूँगा, और पुनः इस आशा के साथ कि राजस्थान पुलिस हैकाथन 1.0 एक सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूस इवॉल्विंग डायनामिक फील्ड एंड वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेड आवर स्किल्स। तो मेरे जितने भी यंग साथी हैं पुलिस विभाग में, चाहे वो कांस्टेबल हों, चाहे वो किसी भी रैंक पे हों, अब रैंक्स मैटर नहीं करेंगे, अब आपका स्किल सेट और नॉलेज इस फील्ड में काम करेगा। तो मुझे आशा है कि राजस्थान पुलिस हैकाथन 1.0 रखने का भी हमारा एक मकसद था पूरी टीम का, कि हम अपने जो यंग साथी हैं आगे आने वाले, जिनको विभाग में काम करना है, हैकाथन, राजस्थान पुलिस हैकाथन 2.0, 3.0 ये चलते रहने चाहिए। और इसी निवेदन के साथ मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ, आप इतने बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब का, श्री आनंद कुमार जी का, हमारे डीजी साहब का, जिनका मार्गदर्शन और जिनके विचारों से हमें प्रेरणा लगातार इस फंक्शन के लिए मिली है, उन सबका पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब आज के शुभ अवसर पर महानिदेशक राजस्थान पुलिस श्री UR साहू जी से उनके विचार प्रकट करने हेतु सादर अनुरोध है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, SES होम, DG साइबर क्राइम, CEO I4C एवं संजय अग्रवाल जी, उपस्थित मेरे विभाग के सभी पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आए हुए प्रतिभागी, शिक्षकगण, प्रोफेसर्स, विभिन्न उद्योग से आए हुए प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का इस समारोह में आज स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये 2 दिवसीय हैकाथन राजस्थान पुलिस आज प्रारंभ करने जा रही है, जो हमारे लिए एक, जैसे रवि प्रकाश जी ने कहा, कि एक महत्वपूर्ण दिवस है कि हम एक नया चैप्टर हमारे क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन पे जोड़ने जा रहे हैं। मुझे ये बताया गया है कि करीब 300 प्रतिभागी टीमें अभी 36 घंटे तक इस हैकाथन में भाग लेंगे। हमारे द्वारा दिए गए 12 जो बिंदु हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उस पे ऊपर कार्य करेंगे और हमें अंत में कुछ ना कुछ नॉलेज, स्किल सेट उपलब्ध होगा जो हमें राजस्थान पुलिस को क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन में आगे ज़्यादा मदद करेगा। साइबर क्राइम सभी को विदित है कि आज की तारीख में धीरे धीरे अलग अलग तरीके का, अलग अलग तकनीक का, अलग अलग प्रकार का समाज में दिखाई पड़ रही है और दिनों दिन अलग अलग प्रकार के क्राइम को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। आम जनों की जागरूकता इस क्राइम को रोकने के लिए एक अहम मुद्दा है, जो इस हैकाथन के जरिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जनता भी जागरूक हो। लेकिन साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में काम करने वाले हमारे सभी पुलिस अधिकारी और जवान और सभी साथी, उनके पास भी ये नॉलेज और स्किल सेट उपलब्ध हो, ताकि वो राजस्थान को साइबर क्राइम से के साथ साथ अन्य क्राइम, अन्य सभी प्रकार के क्राइम जिसमें
साइबर का एक तकनीकों का उपयोग होना एक आम बात सी हो गई है, उस पे भी हमें मदद मिले और हम इन क्राइम को डिटेक्ट करने में, रोकने में कार्य करें। जैसा कि आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी गठित किया है। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए SIT एक गठित की गई है। महिला अत्याचार को रोकने के लिए एवं साधारण कानून व्यवस्था और साधारण अपराध की स्थिति को बेहतर करने के लिए हमें डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं, जिस पे राजस्थान पुलिस निरंतर प्रयासरत है कि समाज में, राजस्थान में पर्टिकुलरली इन सब क्राइम की सिचुएशन बेहतर हो। अब जो वर्तमान में तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने वाली व्यवस्था है अपराधियों द्वारा, ये ज़रूरी हो गया हम लोगों के लिए कि हम साइबर रिलेटेड तकनीक को और बेहतर तरीके से सीखें, जानें और हमारे काम को उसको उपयोग करें। मैं आशा करता हूँ कि जो ये हैकाथन हम आयोजन करने जा रहे हैं हमें इस दिशा में मदद करेगी और राजस्थान पुलिस को कुछ ज़्यादा ज्ञान, स्किल्स उपलब्ध कराएगी, जिससे हम अपना काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। मैं पुनः माननीय गृह राज्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज समय निकाल के यहाँ पधारें और हमारे इस हैकाथन में मुख्य अतिथि के रूप में अपना योगदान दिया और हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे। थैंक यू। श्रीमान महानिदेशक पुलिस महोदय का बहुत बहुत आभार। अब मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री अनंत कुमार जी से आग्रह करती हूं कि वे अपने विचारों से इस सभा को अनुग्रहित करें। आज के इस हैकाथन 1.0 के मुख्य अतिथि श्री जवाहर सिंह बेडम जी, गृह राज्य मंत्री राजस्थान, श्री UR साहू जी, महानिदेशक पुलिस, श्री रवि प्रकाश मेहड़ा जी, महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम, श्री संजय अग्रवाल जी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री राजेश कुमार जी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण और उपस्थित समस्त महानुभावों, सबसे पहले तो मैं मेहड़ा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो काफ़ी समय से, पिछले लगभग 1 साल से इस आयोजन को करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए थे। काफ़ी समय से कितना इसमें खर्चा होगा, क्या क्या इसके अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, काफ़ी इन्होंने जो है इसमें मेहनत की है और ये उसी का नतीजा है कि आज 28 राज्यों के बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी विभिन्न प्रकार के जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी कार्य हो सकते हैं उसको करने में लगे हुए हैं। तो मैं मेहड़ा जी को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है। ये जो आयोजन हो रहा है ये सब चीज़ें हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है, जैसा कि बताया अभी DG साहब ने भी बताया और मेहड़ा जी ने भी बताया कि किस तरह से जो है क्राइम साइबर का आजकल बढ़ रहा है। सरकार कुछ नई चीज़ लेकर के आती है और जो लोग इसमें अपराध करने में लगे हुए हैं वो नई चीज़ खोज लेते हैं, वो हमसे एडवांस होकर आगे चलते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये तो ठीक है कि हम होने के बाद जो कार्रवाई कर रहे हैं वो करें, लेकिन हमारा ये प्रयास भी होना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक कैसे करें। आप अखबार में पढ़ते होंगे कि किस तरह से IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेसर वो भी इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो हमें हर आम आदमी को भी जो है जागरूक करने के लिए हमें इसमें प्रयास करने चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है, जिसके खतरे एवं चुनौतियों से कोई भी देश और राज्य अछूता नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि इनसे संबंधित वर्तमान की चुनौतियों के निराकरण के साथ साथ भविष्य की संभावित चुनौतियों की रोकथाम की दृष्टि से उपाय किए जाएं। हम थोड़ा आगे का सोचें कि आगे और क्या हो सकता है। सब लोग जैसे बैठकर विचार कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है, उससे कैसे निपटा जाए, ये भी हम विचार करें। यह भी सही है कि इस प्रकार की चुनौतियों के अंदर ही
नवाचार व प्रकृति के बड़े अवसर पैदा होते हैं। इस दृष्टि से पुलिस साइबर हैकाथॉन का यह कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में 1200 के लगभग प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो कि अपने अद्वितीय कौशल और दृष्टिकोण के योगदान से विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करेंगे और ये समाधान अपराध की रोकथाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण व मील का पत्थर साबित होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम एक बारी कार्यक्रम न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि अपराध की रोकथाम की दृष्टि से इस प्रकार के प्रयास संस्थागत रूप ले सकें। साथ ही इन कार्यक्रमों को और अधिक सफल व अच्छे परिणाम आ सकें, इसके लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियां व शिक्षा जगत के बीच साझेदारी भी आवश्यक है, ताकि ज्ञान विचार आदि का ठीक प्रकार से आदान प्रदान हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी अपराध रोकथाम व साइबर सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आवश्यक है। इस प्रकार इसका दुरुपयोग रोककर सकारात्मक दिशा में इसका उपयोग करना भी एक अवसर है, जिसका पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कर समाधान विकसित किए जाने की आवश्यकता है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 से एक नई शुरुआत है, जिसकी गति निरंतर बनी रहेगी तथा भविष्य में भी शीघ्र ही सुखद व सार्थक परिणाम इसके प्राप्त होंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसको निरंतर बना रहे। राजस्थान पुलिस अपने कैलेंडर में इसका एक रिफ्रेशर टाइप का कोर्स हर साल 1 या 2 दिन के लिए इसको आयोजित कर सकता है, और जो भी हम केसेस सोल्व नहीं कर पाते हैं आगे उसमें क्या करें, उसके लिए भी निरंतरता इसके अंदर बनी रहे। ये भी मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हो, और जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं नई टेक्नोलॉजी, उसका जब तक परिणाम जो आदमी पीड़ित है उस तक नहीं पहुँचे तो कोई भी तकनीक सार्थक हम नहीं कह सकते हैं। तो आमजन जो पीड़ित है, जो शिकायत दर्ज कराता है, अगर उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो हम किसी भी चीज़ को कह नहीं सकते कि भाई सार्थक हमारे लिए है। तो जो भी कोई काम हम करें, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पुलिस में आता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है, उसको इसका लाभ मिल सके, उसी दिशा के अंदर हमें काम करना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता, जो कि आज के समय में पुलिस के अंदर आदमी जाता है तो उसको जो डर लगता है, आम जन के अंदर जो विश्वास की भावना है, वो और जागृत होगी जब हम जल्दी से जल्दी केसेस को सॉल्व करके और उसकी मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से करेंगे। आज के इस बढ़िया आयोजन के लिए मैं पुनः डीजी साहब को, मेहड़ा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। सीईओ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर श्री राजेश कुमार जी से अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री जवाहर सिंह बेडम जी, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय श्री UR साहू जी, आदरणीय श्री आनंद कुमार जी, आदरणीय श्री रवि कुमार महर्डा जी, आदरणीय श्री आनंद अग्रवाल जी, और आज यहाँ पधारे सभी गणमान्य अतिथिगण को हमारा नमस्कार। हैकाथॉन में भाग लेने वाले हमारे युवा मित्रों को भी हमारा नमस्कार। मैं अपनी प्रस्तुति के जरिए I4C क्या है और इस समय देश में साइबर क्राइम की परिस्थिति क्या है, इसके ऊपर विवेचना करूंगा। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ऐसी डिजिटल इंडिया हो जहां साइबर सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग बन जाए। इसलिए हम जितने लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें हमारी भागीदारी बहुत आवश्यक है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि माई प्रायोरिटी इज टू क्रिएट एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क एंड इकोसिस्टम फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम। माननीय गृह मंत्री के इसी विचार से इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना हुई थी, और हमारा रोल इसी के अनुकूल एक साइबर क्राइम के प्रिवेंशन और डिटेक्शन के अनुकूल एक वातावरण का और इकोसिस्टम को तैयार करना है। गृह मंत्रालय कई सारी इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि ये जो क्राइम है उसको कंट्रोल में टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सके।
आज 99.9% पुलिस स्टेशन इस देश के CCTNS से जुड़ चुके हैं और लगभग 100% FIRs अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लगभग 29 करोड़ रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए गए हैं और पुलिस रिक्वेस्ट्स लगभग 12.35 करोड़ डिस्पोज किए जा चुके हैं ऑनलाइन। नाफिस नाम का जो हम लोगों ने फिंगरप्रिंटिंग का जो सिस्टम लाया है उसमें 1 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी का मानना है कि इसमें साइबर अपराधी भी अगर जुड़ें इस क्राइम सिस्टम में तो साइबर क्राइम को रोकथाम करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। I4C की बात करें तो I4C का मुख्य काम है कोऑर्डिनेशन करना राज्यों के बीच और केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों के बीच, और अब अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन की मैंडेट भी I4C के पास है। तो ये इसी विज़न के साथ I4C की स्थापना हुई थी और I4C के 7 अलग अलग वर्टिकल्स हैं जो 7 अलग अलग कार्य करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट जो कि साइबर क्राइम थ्रेट को एनालाइज करके सारे राज्यों को, सारे स्टेक होल्डर्स को बताती है। द साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in जिससे आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, जिस पे पब्लिक कंप्लेन रिपोर्ट कर सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट जिसका मुख्य काम अवेयरनेस क्रिएट करने का है, जैसे अभी भी स्पीकर्स ने बताया कि अवेयरनेस इज़ द की फॉर प्रिवेंशन। नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर जिसका काम है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी के लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक्स की बहुत महत्व है और ज़रूरी है कि साइबर क्राइम में जो उपयोग हो रहे हैं जो डिवाइसेस उनका फोरेंसिक्स किया जाए। तो दिल्ली में अभी पहला लैब बना है। प्लान है कि देश में अन्य भागों में भी इसी तरह के नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक्स लैब बने जिसका उपयोग लॉ इन्फोर्समेंट कर पाए। नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, इनका काम है कि जो नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे फेस किया जाए, उन समस्याओं को सॉल्व करना। और जैसे कि आज यहाँ पे ये हैकाथॉन आयोजित किया जा रहा है, इसी तरह के हैकाथॉन्स NCRIC भी BPRND के मदद से करती रहती है। और लास्ट है ये 7वां जो वर्टिकल है, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम। ये पूरे देश भर में 7 इस तरह की टीम्स हैं जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कवर्ड हैं। तो इन राज्यों को सभी राज्यों के साथ मिल करके उनका सहयोग लेना ही इस JCCT का मुख्य काम है। अब आगे चलें तो ये साइबर क्राइम ट्रेंड्स जो हम क्या देख रहे हैं देश में, उसके ऊपर यह स्लाइड है। आज रोजाना लगभग 5000 साइबर क्राइम हमारे पास देश भर में रिपोर्ट होते हैं, हमारे पोर्टल पे आता है। तो ये 7000 क्राइम और क्रिमिनल का डेटा हमारे पास आता है और इस डेटा को हम लोग एनालाइज करके प्रिवेंटिव और स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं। 2021 से 22 के बीच अगर देखें तो इन क्राइम्स में 113% की वृद्धि हुई थी और यह अब 2022 और 23 के बीच में लगभग 60-61% की वृद्धि है। हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट जो हमारे पास रिपोर्ट होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड का होता है। उसमें लगभग 85% क्राइम साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड का होता है और बाकी 12% लगभग ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, जैसे कि स्टॉकिंग, हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट, बुलिंग, साइबर बुलिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आज लगभग दिसंबर महीने में 1,32,000 हुए, सो इसी लेवल के आसपास हम लोग स्टेबलाइज हो गए हैं। उम्मीद है कि हमारे कलेक्टिव एफर्ट से वील बी एबल टू ब्रिंग दिस डाउन। साइबर क्राइम में अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर से जो क्राइम ऑरिजिनेट कर रहे हैं वो खास करके ये हैं, बाईं तरफ जो दिखाया गया है कि कस्टमर केयर नंबर, KYC एक्सपायरी, फंड रिलीज कराने का फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जो कि खास करके राजस्थान मेवात क्षेत्र से चल रहा है, AEPS फ्रॉड जो कि बिहार पश्चिम बंगाल से चलता है, सोशल मीडिया अकाउंट टेकर वो भी खास करके राजस्थान और हरियाणा से ज़्यादा दिखता है, एंड्रॉयड मोबाइल मैलवेयर ये झारखंड से ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस समय। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी भारत को निशाना बना रहे हैं और इंटरनेशनल ओरिजिन के क्राइम्स को अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट स्कैम, टास्क बेस्ड स्कैम, ये ज़्यादातर चाइनीज़ नेशनल्स के द्वारा चलाया जाता है और म्यांमार, कंबोडिया इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है इस समय। इलीगल लोन ऐप लार्जली चाइनीज़ कंट्रोल्ड हैं एंटिटीज़ के द्वारा चलाया जाता है। इलीगल गेमिंग ऐप्स ये भी चाइनीज़ एंटिटीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है। मैट्रिमोनियल या रोमांटिक स्कैम्स ये नाइजीरिया से ज़्यादा होता है, इंपर्सोनेशन भी नाइजीरिया से ज़्यादा होता है, और रैंसमवेयर इसके यूरोप, नॉर्थ कोरिया आदि देशों से रैंसमवेयर के केसेस ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। लगभग 50% केसेस इंटरनेशनल ऑरिजिन के और 50% नेशनल ऑरिजिन के केसेस हमें दिखते हैं।
माननीय गृह मंत्री ने कुछ समय पूर्व एक चिट्ठी लिख करके हर राज्य को एक I4C की तर्ज पर एक स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का के लिए आग्रह किया था और राजस्थान में उस दिशा में काम हुआ भी है। तो हमारा जो मेन है इस समय फोकस, चूंकि मैंने कहा कि 85% साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही होते हैं, तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था तैयार की है जिसको CFCF RMS कहते हैं, सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके जरिए जितना जल्दी क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट किया जाए उतना जल्दी ही हम कोशिश करते हैं कि उसको फाइनेंशियल बैंकिंग चैनल्स के अंदर ही पैसे को रोक दिया जाए और फ्रॉडस्टर के पास बाहर न जाने दिया जाए। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। हमारे पास इस समय 263 बैंक्स और फाइनेंशियल एंटिटीज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल है, सभी लोग रियल टाइम में इसमें एक्शन लेते हैं। तो 2021 में जहाँ तक हम देखें तो हम जहाँ 6.7 करोड़ रुपए ही बचा पाए थे, 2022 में 36 करोड़ ही बचा पाए थे, जो कि 6.7% था। आज 2023 में आकर के हम लोग उसको 12.5% तक ले जा चुके हैं और हमने पिछले वर्ष अकेले 921 करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर के पास जाने से रोका है। यह कुल राशि का सिर्फ 12% है और इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। अन्य देशों में ये संख्या, ये फिगर हैं काफ़ी बेहतर है हमसे। तो इसमें हम लोग कोशिश यह कर रहे हैं कि हम लोग अब टिकट मॉनिटरिंग के बजाय इसको सारे बैंकों को API के जरिए जोड़ दें ताकि किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही नहीं हो। तो इस साल में हमारा ये रहेगा, कोशिश रहेगा, और उसमें मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ जो रीजनल बैंक्स हैं तो उनको भी प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको API के जरिए हमारे साथ जोड़ें। कुल आज तक हम लोगों ने 4.5 लाख विक्टिम्स के 1,192 करोड़ रुपए बचा पाए हैं, लेकिन जो लॉस हुआ है हमें उसे और कम करने की आवश्यकता है। यह फिगर्स है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे जो कॉल्स आते हैं उनकी संख्या है। इसमें लगभग सभी राज्य अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान के फिगर्स भी इस महीने के लिए 100% हैं, मतलब जितने कॉल आ रहे हैं सभी अटेंड किए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं राजस्थान को बधाई देना चाहूँगा। CFCF RMS में जो पैसा रोक पा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि पिछले साल 12.3 का फिगर था, तो इसमें राजस्थान 10.2% पर है। इसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। अगर हम देखें तो देश में सबसे आगे इस समय गुजरात है, जहां 20% से अधिक पैसा हम फ्रॉडस्टर के पास जाने से रोक पा रहे हैं। उसकी मुख्य एक वजह है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक बैंक वाइज टीम बैठा रखी है अपने कंट्रोल रूम में, जो बैंक्स के साथ रियल टाइम पर काम करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि जो हॉट केसेज हैं, जहां मतलब पैसे अभी फाइनेंशियल सिस्टम में ही हैं, मतलब पिछले 1 या 2 घंटे में जो केसेस रिपोर्ट हुए उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। उनके लिए एक स्पेशल टीम उन्होंने बना रखी है, इसलिए उनका यह फिगर अच्छा है। जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसे हमने जिक्र किया, तो राजस्थान का जो राजस्थान हमारे साथ JCCT मेवात क्षेत्र का में है और दूसरे क्षेत्र में भी एज अ इन्वाइटी स्टेट राजस्थान पार्टिसिपेट करता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से राज्यों की मदद करें। यह एक केस है जिसमें हमने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम किया था, यह रिसेंट केस है। राज्यों में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का सीमलेस शेयरिंग के लिए हमने जॉइंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जो कि JCCTs को सपोर्ट करता है। इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग क्राइम और क्रिमिनल रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन डालते हैं और अनुरोध करते हैं राज्यों से कि वो भी अगर कोई सर्च या सीजर करते हैं या कोई अरेस्ट करते हैं उसके डिटेल्स भी इस पर डालें, क्योंकि एक बार अगर आप डिटेल्स इस पर डालते हैं तो उसके देश भर के लिंकेजेस वहाँ दिख जाते हैं और दूसरे राज्य के पुलिस फोर्स भी उसका उपयोग कर पाते हैं। तो यह हमारा एक प्रयास है कि सभी साइबर क्राइम यूनिट्स देश भर के जितने हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। इसमें नए नए मॉड्यूल्स भी बनते चले जा रहे हैं। अब जैसे आगे दिखाऊंगा कि जैसे ये तो हमारा डैशबोर्ड है, तो इसमें अभी तक सिर्फ 383 केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब देश भर में अरेस्ट हो रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, लेकिन सभी केसेस इस पर आते नहीं हैं। यदि सभी केसेस इस पर आने लगे तो पूरे देश भर को यह दिख जाएगा कि कौन सा क्रिमिनल किस में इन्वॉल्व है, उसकी पूरी हिस्ट्री उसमें दिख जाएगी। सो इस पर मेरा अगर रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आप अरेस्ट करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, इसमें ज़रूर उस इन्फॉर्मेशन को डालें। तो इस समय अगर हमने 383 केसेस के डिटेल्स डाले तो उससे रिलेटेड हमें 49 लाख केसेस दिखे, 49 लाख लिंकेजेस। मतलब औसतन एक अपराधी 1000 से अधिक केसेस में भी ये इन्वॉल्व रहता है, इसलिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हमारे पास सिर्फ 1215 क्रिमिनल्स की डिटेल्स हैं इसमें, तो इसको और बढ़ाया जाने की आवश्यकता है।
यह एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक क्रैकडाउन किया तो उससे कितने लोगों को लिंक कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोगों ने 1/4/2022 से इस महीने तक कितने केसेस एनालाइज किए और उसका ब्रेकअप है। तो उसमें राजस्थान के लगभग 54,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स सिर्फ इस एनालिसिस के जरिए सॉल्व हो सकते हैं। एक हमने देखा है कि साइबर क्राइम में सिम कार्ड का बहुत प्रयोग होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम पे काबू पाने के लिए हमने एक रियल टाइम ब्लॉकिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को यह पता चले कि यह सिम कार्ड क्राइम के लिए उपयोग हो रहा है तो इमीडिएटली उस पर रिपोर्ट करे और उसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम उसको ब्लॉक कर देता है। हम देख रहे हैं कि 7 से 8 घंटे में आजकल ब्लॉक कर देता है। हमारे सहयोगी नवीन जी यहाँ पर हैं, इनकी मदद से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आज तक 1 अप्रैल से ये प्रणाली लॉन्च हुई थी पिछले वर्ष, और 3 लाख से अधिक सिम कार्ड हम लोग ब्लॉक कर चुके हैं। इसमें राजस्थान सीरियल नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग यहाँ से मैं बधाई देना चाहूँगा भरतपुर के एसपी, उन्होंने सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग की है। लेकिन राजस्थान में अगर भी देखें तो आप देखें कि मई में फिर रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी हुई और फिर अगस्त में अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें हमें एक बड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करने की आवश्यकता है कि अगर हम इसको कंसिस्टेंट रखेंगे तो हमारा क्राइम पे इम्पैक्ट होगा, हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे वहाँ। उसी तरह से किन राज्यों से किन इससे डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो यहाँ सिर्फ हमें अलवर और भरतपुर का, और खास करके भरतपुर का पार्टिसिपेशन दिखता है। इसको हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ले जाने की आवश्यकता है। ये देखा जा रहा है कि राजस्थान से सिर्फ क्राइम ओरिजिनेट ही नहीं हो रहा, राजस्थान में विक्टिम्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान से जो क्रिमिनल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो राजस्थान के लोगों को भी विक्टिमाइज कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि चूंकि आपका क्रिमिनल भी इसी राज्य में है और विक्टिम भी इसी राज्य में है, तो हम अपने क्राइम में अगर उनको अरेस्ट दिखा पाएंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। नाउ ये साथ ही साथ सिम कार्ड ब्लॉकिंग ही सफिशिएंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हमें ये एक फैसिलिटी उपलब्ध कराई कि अब आप उसके डिवाइस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भी हमने शुरू किया है। तो इसमें लगभग 79,000 डिवाइसेस बंद किए जा चुके हैं, और इसमें भी राजस्थान सीरियल नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा यहीं से रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन इसमें भी हम क्या देखते हैं कि इसमें भी एक थोड़ा सा पहले अगस्त में काफ़ी इसका उपयोग हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इंथुजियाज्म थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा यहाँ पे जितने अधिकारी खास करके जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि फिर इसको इंथुजियाज्म को बरकरार रखें, और क्योंकि जब तक उनके हम कम्युनिकेशन और बैंकिंग चैनल्स को नहीं बंद करते हैं, और वो सेंट्रली किया जा सकता है, उसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसको हम लोग उपयोग करें और इसको हम बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के डीजीपी कॉन्फ्रेंस और फिर इस साल इसी राजस्थान में इसी मंच से उन्होंने साइबर कमांडोज़ को तैयार करने की बात कही थी, और साइबर कमांडोज़ को तैयार करने के लिए हम लोगों ने, गृह मंत्रालय ने एक प्रणाली बनाई है। इसमें 3 मुख्य डोमेन्स पर ट्रेनिंग होगी। ये डोमेन्स रहेंगे इंसिडेंट रिस्पांस, थ्रेट इंटेलिजेंस और साइबर फोरेंसिक्स, और इसमें हम पुलिस फोर्स के अंदर के ही टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को लेंगे, और एनएफएसयू, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और गजेटेड ऑफिसर्स के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का होगा, और ये फुली सेंट्रली फंडेड होगा। तो इसमें हमारा निवेदन होगा कि आज तक हमें राजस्थान से 62 नॉमिनेशंस रिसीव हुए हैं, तो जल्दी ही हम इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, और इनको ट्रेन करने के बाद यह वापस राज्य के पास ही वापस आएंगे, ताकि इनका उपयोग साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए किया जा सके। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय का एक और प्रोग्राम है साइबर वॉलंटियर्स का। साइबर वॉलंटियर्स सबके लिए है, आम आदमी की भागीदारी हो साइबर क्राइम के प्रिवेंशन और डिटेक्शन में, इसलिए इसको बनाया गया है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं साइबर क्राइम अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, जिसमें कि अगर किसी को कुछ अनलॉफुल दिखता है तो वो कंटेंट को फ्लैग कर सकता है और पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा साइबर अवेयरनेस प्रोमोटर, अभी यहाँ पे बात कही गई कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा उपचार है।
तो उसके लिए साइबर वॉलंटियर्स का उपयोग कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूलों में जा करके, पंचायतों में जा करके अवेयरनेस का कार्य करते हैं। तो इसे भी हम भारी पैमाने पर यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं। और तीसरा है साइबर एक्सपर्ट। हमारे IT सेक्टर विकसित हो रहा है हमारे यहाँ, तो इसके हमारे जो ऑलरेडी टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, जो कि भले प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों या फिर दूसरी संस्थाओं में काम कर रहे हों, उनको भी हम लोग साइबर एक्सपर्ट के रूप में एनरोल करके सिचुएशन अगर डिमांड करे तो उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। कुछ राज्य इसमें काम कर रहे हैं, सो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ भी उसको बढ़ावा दिया जाए। साइबर वॉलंटियर्स में राजस्थान से अब तक 1357 लोगों ने रजिस्टर किया है। इसकी रजिस्ट्री की प्रोसेस हमारे वेबसाइट के ऊपर है, I4C की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर भी है ये। तो उसमें अभी पुलिस इसमें 368 लोगों को अभी पेंडिंग है, तो इसमें भी थोड़ी हम लोग तेज़ी ला सकते हैं। और इसको अगर हम लोग पंचायत तक ले जाएं, गांव-गांव तक ले जाएं, तो ये काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नया एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है जिसका नाम है प्रतिबिंब। तो पिछली बार जब प्रधानमंत्री महोदय ने DGP कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली वाले में, उन्होंने कहा था कि क्या देश की पुलिस फोर्स मिल करके साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करें और बताएं कि कौन सा व्यक्ति वहाँ से साइबर क्राइम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रतिबिंब नाम का एक एप्लीकेशन डेवलप किया। प्रतिबिंब में के मदद हमने पहले इसको झारखंड में रोल आउट किया है, अब ये नेशनली उपलब्ध है। 1.5 महीने में झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब को यूज करके, यह फिगर तो 365 दिखा रहा है, लेकिन आज की फिगर वो 465 की है। उन्होंने हॉटस्पॉट से लोगों को आइडेंटिफाई करके 465 लोगों को उठाया और जेलों में डाला है। और ये प्रतिबिंब में आपको दिखता है। प्रतिबिंब में क्या हम करते हैं कि जहां से भी कोई कॉल आया, देश के अंदर से जो क्राइम हुआ, उसकी लोकेशन को हम लोग 12 से 24 घंटे के अंदर प्लॉट कर देते हैं। तो ये हीट मैप जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हॉटस्पॉट्स बंगाल, झारखंड, बिहार, मेवात का क्षेत्र, हरियाणा और राजस्थान का, और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे हैं। दक्षिण में छोटे छोटे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ सिम बॉक्सेस ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो भी फ़ोन हमारे नोटिस में आता है उसका लोकेशन फाइंड करके इमीडिएटली उसको मैप पे प्लॉट कर देते हैं। और यह मैप किसी भी SP को उपलब्ध है, कोई भी SP अधिकारी, या फिर अगर चाहें तो थाने लेवल पे भी हम इसको दे सकते हैं। उसको देखने के बाद ये जो काउंट आया, ये हम लोगों ने पिछले 2 से ढाई महीने का यह काउंट है। तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिव नंबर्स हमें दिखे वो हमें राजस्थान में ही दिखे। तो पिछले 2.5 महीने में देश में होने वाले सिम कार्ड के उपयोग होने वाले क्राइम में 30.6 हमें राजस्थान से दिखे हैं, जो कि इस समय देश में सबसे ऊपर है। दूसरे स्थान पे झारखंड 11.5, उत्तर प्रदेश 10.5, बिहार 10, हरियाणा। तो इस तरह से ये फिगर्स हैं। और राजस्थान की बात करें तो हमने ये प्लॉटिंग की 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के, तो इसका हीट में पैसा दिखता है, ये क्षेत्र हैं। प्रतिबिंब आपको फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी प्लॉट के ऊपर क्लिक करें तो वह किस एक्नॉलेजमेंट, किस क्राइम में इन्वॉल्व है, उसकी डिटेल्स भी आप उस पर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ विक्टिम भी राजस्थान का है और उसने 10,000 रुपये लॉस किए, और वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर सामने आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है। तो उस एक्नॉलेजमेंट में जाएंगे तो आपके विक्टिम के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्राइम के बारे में, पूरा कंप्लेन के बारे में आप उसको जान सकते हैं। यह हम लोग हर थाने में, हॉटस्पॉट्स के हर थाने में देने के लिए रेडी हैं। कुछ अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट भी किए जा चुके हैं। इसी का उपयोग करके झारखंड ने 465 लोगों को पिछले 1.5 महीने में उठाया है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे अधिक जो हमें एक्टिव नंबर हैं वो दीग में दिख रहे हैं। सेकंड नंबर पर अलवर और थर्ड भरतपुर, बाकी में बड़े छोटे संख्या उतनी बड़ी नहीं है। तो ये हमारे 3 सबसे हॉटस्पॉट के एरियाज बनते हैं। ये एरियाज में म्यूल बैंक अकाउंट्स भी काफ़ी पाए जा रहे हैं। तो पहले ऐसा ही नहीं है कि ये जो फ्रॉड का जो पैसा है वो किसी और के म्यूल अकाउंट से निकल रहे हैं। बहुत सारे बैंक्स हमने देखे इसी क्षेत्र में जहाँ से कि उसी बैंक अकाउंट को यूज़ किया जा रहा है जिस क्षेत्र में अपराधी रहता है। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा एक बैंकों के साथ मिल करके थोड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता होगी। अब तक हमने इस
एरिया के 20,000 से अधिक म्यूल अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और एक एक म्यूल अकाउंट से हज़ारों की ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। तो बैंकों के साथ मिलकर के हमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। झारखंड में जैसे मैं कह चुका हूं कि उन्होंने कुछ एक अलग अभियान चलाया। तो पहले लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हॉटस्पॉट देखिए ऐसा था, ऊपर में वो नालंदा, वो बिहार के अंदर आता है, ये जो बीच वाला पार्क है दुमका गिरिडीह के बीच में, ये हॉटस्पॉट्स ऐसा दिखता था। उन्होंने इस पर काफ़ी एक महीने के अभियान में उन्होंने इसके ऊपर काबू पाने में सफलता पाई थी। तो अगर हम लोग इसी तरह का अभियान यहाँ भी चलाएं तो यहाँ भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराती है, जैसे साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग। इसमें भी राजस्थान का पार्टिसिपेशन रहा है, इसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हम लोग स्पेशल क्लासेस भी चला सकते हैं। इससे पहले डीजीपी सर हमसे जब हम बात कर रहे थे, सर ने कहा कि आप राज्य में आकर के भी ट्रेनिंग चला सकते हैं। तो दिल्ली आने में लोगों को कठिनाई होती है, तो वी कैन ब्रिंग टीम्स राइट हियर इन राजस्थान, इन जयपुर एंड कंडक्ट ट्रेनिंग्स। नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लैब दिल्ली में इस समय द्वारका से चल रहा है। इसमें भी राज्य यूज़ कर सकते हैं। अभी चूंकि यह दिल्ली में है इसलिए दिल्ली पुलिस ही इसका ज़्यादा उपयोग कर रही है, दूसरे राज्यों की पुलिस भी करती है। तो इसका भी चूंकि राजस्थान नज़दीक है, तो अगर कोई हाई एंड फोरेंसिक टूल की आवश्यकता है जो कि राज्य में उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए इसकी मदद ली जा सकती है। आई विल जस्ट फिनिश दिस सर। साइबर ट्रेनिंग की पोर्टल है, हरियाणा और राजस्थान का यूसेज है इसमें सर। राजस्थान और कैसे इसको साइबर क्राइम जो गृह मंत्रालय के जो रिसोर्सेज उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सर, उसके लिए हमने एक स्लाइड दिया है जिसमें कि साइबर वॉरिएंट जो अभी तक मैंने कहा उसी का यह एक निचोड़ है। और इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो हम लोग ज़रूर यहाँ आकर के मदद करने की कोशिश करेंगे सर। हमारा अगेन एक रिक्वेस्ट रहेगा कि म्यूल अकाउंट्स की आइडेंटिफाई और उनकी ब्लॉकिंग भी की जाने के लिए करने के लिए उसमें आपके सहयोग की आकांक्षा करेंगे। जिस तरह से हम लोग सिम और टेलीकम्युनिकेशन को ब्लॉकिंग कर रहे हैं, उसी तरह से इंटरनेट रिसोर्सेज खास करके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। और बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए भी हम लोग एक प्रणाली बना रहे हैं ताकि 102 CRPC के तहत पुलिस एजेंसीज म्यूल बैंक अकाउंट्स को बंद करें। सो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं यहाँ आकर के अपने विचार शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। श्रीमान, इस ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम जी से निवेदन है कि वे कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। राजस्थान पुलिस हैकाथॉन 10। मैं डी साहब से पूछ रहा था, मैंने कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या है हैकाथॉन का, तो खैर उसको भी सर्च करेंगे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है। तो इसमें मुख्य रूप से मौजूद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद जी, हमारे राजस्थान पुलिस के डीजी उत्कल रंजन जी, और इस आज के आयोजन के लिए जिन्होंने, जैसा मुझे जानकारी मिली कि 1 वर्ष से लगातार जो प्रयास कर रहे थे, आदरणीय रवि प्रकाश जी, हमारे अग्रवाल साहब मुख्यालय है एडीजी, राजेश जी, और यहाँ इस सभागार में बैठे राजस्थान पुलिस के वो जाबाज अधिकारी, हमारे कॉलेज के लेक्चरर्स, प्राइवेट संस्थाओं के प्रतिनिधि। सबसे पहले तो मैं आप सबको, चूँकि ये जनवरी तो शुभकामनाओं का दौर चलेगा, इस कैलेंडर वर्ष 2024 की हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन में
सामाजिक जीवन में और राजस्थान सरकार के साथ खड़े होकर के उनकी नीतियों का पालन करते हुए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आयोजन है। आज जिस मंच पे मैं खड़ा होकर के आप सबसे रूबरू हो रहा हूं, आज नई चुनौतियां हैं देश के सामने। एक समय था, एक जमाना था जब थानों में जीप नहीं हुआ करती थी। कोई छोटा मोटा अपराध होता था या बड़ा अपराध होता था तो तांगे में बैठ के पुलिस जाया करती थी गाँव में, और गांव के मुखिया वहाँ उनको चाय पिला करके, और जो कोई व्यक्ति होता था उनका प्रभाव इतना होता था, उसको बुला करके पुलिस को दे करके उसका अंत करवाने का प्रयास करते थे। और चूंकि अब हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में अपराध का भी प्रकार बदला है और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आके खड़ी हुई हैं। मैं समझता हूं ये हैकाथॉन 10 साइबर अपराध को कैसे रोका जाए और उसके लिए अवेयरनेस कैसे की जाए, उसमें मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक तरह से मैं प्रसन्न भी था कि आपने उसके लिए सकारात्मक प्रयास शुरू किए हैं, पहले से भी करते रहे हैं। और एक तरह से मेरी चिंता भी बढ़ी कि जिस जिले से मैं आता हूं वो जिला इस अपराध में सबसे टॉप है। जब राजेश जी वो डाटा प्रस्तुत कर रहे थे तो उसमें रेड लाइन में डी की आ रहा था। निश्चित रूप से आज मुझे गृह राज्य मंत्री का दायित्व है, मैं निर्वहन करूंगा। सामाजिक जीवन में भी हमने वो समय देखे हैं जब उत्तर प्रदेश के डीजी के साथ चीटिंग हो गई और राजस्थान के डीजी के फ़ोन जा रहे हैं कि आप लोग इसमें मदद करो और इनकी मदद करिए। तो आम व्यक्ति तो चिंतित निश्चित रूप से होगा जब पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी वो नहीं बकसते। और चिंता का विषय ये है कि हम वेल एजुकेटेड लोग उनको चीट करने का काम वो कर रहे हैं जो 5वीं फेल है। इस तरह का वहाँ मकड़जाल फैला हुआ है कि लोग गांव में जो हॉल बना रखे हैं उनमें ट्रेंड कर रहे हैं 10-10, 20-20 लड़कों को। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत सरकार का कि उन्होंने बड़े स्तर पर इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए इसके प्रयास शुरू किए हैं। 1930 जैसी एक बहुत शानदार सुविधा आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री जी ने हमारे वैज्ञानिकों से, विद्वानों से, जो एक्सपर्ट्स थे उनसे चर्चा करके शुरू करके जो राहत देने का काम किया है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ राजेश जी उसको आगे बढ़ाएंगे कि इसमें अभी लाइन बहुत बिजी आती है। मैं रवि जी से बात कर रहा था तो उसको और कैसे सरलीकरण किया जा सकता है, इसका हमारा प्रयास होना चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साइबर क्राइम के जो प्रकार हैं वो आप सबको मालूम है, सेक्सटॉर्शन है, पैसे की चीटिंग है। अब उसमें समाज के लोग भी जो सहयोगी बनते हैं, मान लीजिए मैं आज भरतपुर के दौरे पर रहूँगा, मैंने अपनी फेसबुक पर लिखा कि मैं आज भरतपुर के दौरे पर रहूँगा, मैं सिंगल मैन हूँ और 3 दिन वहीं रहूँगा। तो उसको एक मौका मिल गया कि आदमी 3 दिन वहीं रहेगा, देखते हैं इसके घर में क्या माल है। ये भी एक अपराध, इसको अवेयर कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए रवि जी के पास डबल जिम्मेदारी हो गई। हमारे जो कॉलेजेज हैं, स्पेशली जो हमारी महिला कांस्टेबल है या महिला अधिकारी हैं जो इसके बारे में एक्सपर्ट हैं,
वो छात्राओं के बीच में जाकर के सेमिनार करें, एक अपनी बात कहें। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग भी जहाँ भी कहीं संपर्क में जाएं तो 10, 20, 50 लोगों के बीच में बैठें, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। कुछ तो खरीद लिए, कुछ पिछले दिनों दे दिए गए। अब दे दिए गए वो महिलाओं के हाथ में चले गए। तो कई उदाहरण तो आपको ऐसे मिलेंगे कि हमारे देहात में जो चश्मा का नंबर है वो हम जल्दी से चेक नहीं कराते। एक बार जो फिट हो गया उसको काफ़ी दिन तक यूज करते हैं, उसको पता ही नहीं लगता कि इसमें कम ज़्यादा दिखाई देने की भी स्थिति हो गई। तो उस मोबाइल पे कोई फ़ोटो आया और उसको ऐसे ही दिखा कम और दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। कई राजनीतिक लोगों के साथ भी हुआ, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मुझे कम दिखाई देता है इसलिए फॉरवर्ड हो गया। इन चीज़ों पर हमको जागरूकता के अभियान चलाने की आवश्यकता है। मैं आनंद जी से भी कहूँगा कि राजस्थान सरकार से इन अपराधों को रोकने के लिए, पुलिस को और मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, एक आप इनसे चर्चा करके कि नोट बना करके देंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा कि आपको और ज़्यादा मदद करने की व्यवस्था हो, जिससे आप और एक्टिव होकर के काम कर सकें। कल जब हमारा प्रबोधन का काम चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अचानक उसमें से बुलाया। तो मैं जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि कल राजस्थान के पुलिस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक है, आपको और मुझे उसमें रहना था, लेकिन मेरी एक दिल्ली बैठक ज़रूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो तुम भी नहीं जाएं, क्योंकि मेरी ओर से उन सभी अधिकारियों को प्रणाम भी कहना है और उनको भरोसा दिलाना है कि आप जो भी अच्छा करेंगे उसमें राजस्थान सरकार आपके साथ खड़ा होकर के उसको मजबूत करने का काम करेगी। मेरे 2-3 सुझाव हैं, यदि आपको अच्छा लगे और वो आपके उसमें फिट बैठते हों। राजस्थान में जहां इस तरह के टॉप अपराध हैं, वहां के एसपी के साथ एक एडिशनल एसपी स्तर का व्यक्ति जो साइबर में एक्सपर्ट हो, उसको मैं नहीं कह रहा कोई स्थायी हो, लेकिन अपराध कम से कम बहुत कम श्रेणी में आ जाए, फिर उसको कहीं दूसरी जगह उपयोग ले लिया जाए, लेकिन एक एडिशनल स्तर का अधिकारी जो एक्सपर्ट हो साइबर में, वो और उसके साथ एक टीम वहाँ आप तैनात करेंगे तो जो समस्या समाधान है उसके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि भरतपुर स्तर पर एक साइबर थाना है। 4-5 दिन पहले एक महिला का फ़ोन आया जो हमारी एक कार्यकर्ता थी, और उसने जैसे ही फ़ोन किया तो मेरी आदत है मैं सीधे ही फ़ोन रिसीव करता हूँ करके। उसने कहा भैया मैं तो मर गई, मेरे 89,000 रुपया चले गए अकाउंट में से, तो मेरे साइबर थाने चले जाओ। वो साइबर थाने गई तो रात के करीब 7:30-8 बज रहे थे, उसका लॉक लगा हुआ था। हमको जो सर्विस है वो सही तरीके से डिलीवर कैसे हो, उसके 8 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की ड्यूटी राउंड ओ क्लॉक में बदलते हुए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनौती ज़्यादा है। अब भैंस चोरी की घटनाएं कम मिलेंगी, दूसरी लूट की घटनाएं कम मिलेंगी। जैसा कह रहे थे रवि प्रकाश जी कि अब तो खेत की मेंढ पर बैठा बैठा व्यक्ति खेत में पानी भी दे रहा है और वो ये धंधा भी कर रहा है। उन गांवों में आप देखेंगे, किसी दिन विजिट रखना, जो वहाँ मेवात में अधिकारी रहे, कई बैठे हैं हमारे सामने, सारी सुविधाएं हो गई, उनको एटीएम वहाँ खोल दिए गए, अच्छे अच्छे ढाबे होटल वहाँ बन गए हैं। बाजार की जो सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए जाते थे, वो कॉस्मेटिक से लेकर के सारी दुकानें वहीं खुल गई हैं। उनको ज़रूरत नहीं है आपके थाने के इर्द गिर्द आने की।
तो उस पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास भी है, राजस्थान पुलिस ने हमेशा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपराधियों में भय कैसे बने, इसके लिए, अपराध को रोकने के लिए अच्छे काम किए हैं। आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। अन्य राज्यों की पुलिस राजस्थान से सीखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, हम घर में बैठे हैं, चर्चा करने की कोई ऐसा कोई वो भी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से अन्य राज्यों की पुलिस, 5-5, 6-6 राज्यों की पुलिस राजस्थान में पड़ी रहे, ये हमारे लिए चुनौती है। हम अपराध को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो ये जो क्राइम कर रहा है वो व्यक्ति आंध्र प्रदेश के व्यक्ति से भी कर रहा है, ऑनलाइन है, और दूसरी जगह से भी कर रहा है, तो हमारे जो राजस्थान की छवि है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए रवि जी मेरी एक और सलाह है कि जहां क्राइम, इसके साइबर क्राइम कंट्रोल के अच्छे प्रयोग हुए हों, वहाँ के डीजी स्तर के अधिकारियों के साथ एक आप बैठक सुनिश्चित करके उनके अनुभव, यहाँ के अनुभव कैसे साझा करके उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है और हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको एक प्रयास करना चाहिए। और किया भी होगा, मुझे लगता है कि आपने जगह जगह से वहाँ की जो कार्य करने की शैली है उसको मांगा होगा, चर्चा करी होगी। फिर भी एक अधिकारी स्तर की मीट, टिफिन बैठक आपकी हो जाए, हम उसको टिफिन बैठक कहने लग गए आजकल, वो हो जाए और आप उसमें न्यू इनोवेशंस क्या किए जा सकते हैं उसको भी करके जनता को राहत देने का काम करें। मैं राजस्थान सरकार की ओर से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक अंग हैं, आप पे बहुत बड़ा भार है। 24 घंटे की ड्यूटी है आज पुलिस के जवान की, 24 आवर्स। यदि किसी की एक्सीडेंट हो गया, उसमें डेथ हो गई और जवान के परिवार में शादी भी है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन वो डेड बॉडी के पास अपना डंडा लेकर के खड़ा है, अपनी बंदूक लेकर खड़ा है। अधिकारी सोया है, नहीं सोया है, लावारिस चीज़ों को उठा करके लाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, आजकल सारी चीज़ें हो गई हैं। भगवान राम की झांकी निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जबकि होना ये चाहिए था कि भाई धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं तो अच्छी होंगी, लेकिन उसकी सुरक्षा भी अब पुलिस को ही करनी पड़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के एक्शन के अलावा हमको समाज में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। और समाज में जागरूकता लाने का उत्तरदायित्व तो सिर्फ पुलिस का ही नहीं है। हम जो राजनीतिक लोग हैं, समाज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन सबकी ये महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए कि हम अच्छा समाज बनाने के लिए, शांति प्रिय राजस्थान बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हम सब लोग, जहाँ भी मेरा प्रवास रहेगा, मैं सक्षम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी ऐसे गांव में जिसके गांव के नाम के नीचे आपकी रेड लाइन लगी हुई हो, उस गांव में जाकर के समाज के लोगों के साथ बैठ कर के सुधारात्मक व्यवस्थाएं कैसे की जा सकती हैं उसका भी हम प्रयास करें। ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा और राजस्थान सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। आप सबने इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाकर मेरा भी ज्ञानवर्धन किया है। आपने जो यहाँ कुछ बातें रखी, राजेश जी ने जो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उससे मेरा स्वयं का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। और समय समय पर आप सबके साथ बैठ कर के हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि राजस्थान अपराध की दृष्टि से जीरो, और लोग जो हमारे पधारो हमारे देश का स्लोगन था, लोग आएँ, हाँ, वहाँ की पुलिस और वहाँ की सरकार निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा संरक्षा में खड़ी है। हम बेखौफ वहाँ जाएंगे और राजस्थान में एक सुनहरा राजस्थान बने, इसका हमारा आपका सबका प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मेरे यहाँ परिचित भी बैठे हैं, उनकी कार्यशैली में समझता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके अच्छे अनुभवों का सदुपयोग
राजस्थान की सरकार करेगी। राम राम साहब। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस अहम दिवस और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें आपका आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। अब आपसे अनुरोध है कि हैकाथॉन 1.0 का शुभारंभ कर इस समारोह को कृतार्थ करें। आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की चरम श्रृंखला में मैं महानिदेशक राजस्थान पुलिस श्री UR साहू जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय को सत्कार हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं श्रीमान महानिदेशक साइबर क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी से आग्रह करूंगी कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री आनंद कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमान महानिदेशक साइबर क्राइम से पुनः अनुरोध है कि वे DGP राजस्थान श्री UR साहू जी को भेंट प्रस्तुत करें। अब मैं श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री संजय अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वे CEO I4C श्री राजेश कुमार जी को भेंट प्रस्तुत करें। आज के इस समारोह के सभी अतिथिगणों का उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय श्री संजय अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के हैकाथन 1.0 उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री जवाहर सिंह बेडम जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री उत्कल रंजन साहू साहब, DGP साइबर डॉक्टर रवि मेहड़ा साहब, राजेश कुमार साहब, ऑडियंस में बैठे हुए DG लॉ एंड ऑर्डर राजीव शर्मा जी, DG ACB हेमंत प्रियदर्शी जी, राजेश निर्वाण जी, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, PHQ के सीनियर ऑफिसर्स, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स और स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, मुझे कहा गया है कि मुझे बड़ा संक्षिप्त रूप में ये कहना है। मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा सर कि आज इस पूरे समाज में सोशली देखें, एजुकेशनली देखें, इकोनॉमिकली देखें, कोई भी जना टेक्नोलॉजी से दूर नहीं है। अगर हम फिगर्स देखेंगे तो इंडिया में सर लगभग 90 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, लगभग 88 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, 100 करोड़ हमारे पास मोबाइल यूज़र्स हैं, उन 100 करोड़ में से 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। UPI ट्रांजैक्शन जो पेटीएम, भारत पे, इनसे होता है सर 140 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हुआ था। इतनी टेक्नोलॉजी अब है कि कोई भी जना इस टेक्नोलॉजी से परे नहीं है, दूर नहीं है, और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहीं पे इसका दुरुपयोग करने का एक साधन भी है सर। और इसी के लिए जैसे आपने बताया था सर, जैसे डी साहब ने भी बोला, राजेश जी ने भी बोला, आपने भी बोला सर, जन जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ करने से बच सकते हैं सर। तो इसी
तर्ज पे सर अगर हम देखेंगे, अभी हाल में ही जनवरी में सर DGIG कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार सभी यहाँ पे आए थे सर। उसमें भी इसके ऊपर गहन मंथन हुआ था। 3-4 सेशन सर टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर और इस ChatGPT, AI जो भी हमारे नई तकनीक जो इस समय समाज के सामने आई हैं, उन पे गहन मंथन हुआ था सर। और ये हैकेथन राजस्थान पुलिस का दृढ़ निश्चय है कि इसे हमारे देश प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए खुद को और अपने संसाधनों को किस तरह से अपग्रेड कर सकें, केवल आज के ही लिए नहीं बल्कि उस आने वाले युग की चुनौतियों के लिए जिसका इतिहास हम आज लिखने जा रहे हैं सर। और ये राजस्थान सरकार का भी जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है सर। मैं आपके आभार प्रकट करना चाहूँगा सर कि आपने यहाँ अपने व्यस्त समय कार्यक्रम में से कुछ समय इस हैकेथन के लिए निकाला और हमें मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। महोदय, आपकी उपस्थिति से प्रभावित यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वे पुलिसकर्मी हो या साइबर योद्धा हो, जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए नई ऊर्जा के लिए तैयार है सर। मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। जो ये बताया गया था कि 1 साल से इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। एक चीज़ जो नहीं बताई गई थी वो ये थी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम ACS होम साहब के पास ही जाते थे सर। उन्हीं के पास जाते थे। उन्होंने हम लोग को बहुत संसाधन राज्य सरकार से दिलवाए हैं, उसके लिए हम लोग इनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे सर। और मैं DGP साहब से का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और इसकी प्राथमिकता समझते हुए सर पूरे लास्ट में किस तरह से इसको हम ऑर्गेनाइज़ करें, उन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स का, जैसे बताया गया था 28 राज्य से स्टूडेंट्स आए हैं। ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान पुलिस का फुटप्रिंट पूरे इंडिया में है। आपके चाहे जितने भी कॉलेजेस हैं उससे फैकल्टी आ रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप के लोग आ रहे हैं, हमारे बैंक्स के लोग आ रहे हैं। सब लोग अब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के जो ये एक विकराल सी समस्या है उसको, अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पुलिस इसको सॉल्व कर सकती है तो ये गलत है। सबको मिलके ही इस चुनौती को लेना पड़ेगा और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया है सर। मैं उन्हीं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं इसके लिए, चाहे वो SBI बैंक हो, AU बैंक हो, JK सीमेंट्स हो, अकॉर्ड कंपनी हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हम लोग से जुड़ी हैं। सबका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, बट मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेस और मीडिया का सर, जिन्होंने लगातार इसका प्रचार किया है, लगातार लोगों में एक जागरूकता हुई है, लगातार एक जन अभियान की तरह इसको आगे बढ़ाया है सर। और लास्ट में सर मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे टीम लीडर का, DGP साइबर क्राइम का, टेक्निकल सर्विसेज मेहडा साहब का सर, जिनकी लीडरशिप में ये आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जो हैकेथन हो रहा है सर, ये संभव हो सका है। मैं आश्वासन देना चाहूँगा मंत्री महोदय आपको कि जो आपने बोला था जन जागरूकता के बारे में सर, अपनी दक्षता बढ़ाने के बारे में और सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ करने के लिए हम लोग की पूरी चेष्टा रहेगी कि इसमें हम लोग एक अच्छा प्रयास करें। और ये हैकेथन एक बड़ा ठोस कदम है सर इसकी दिशा में, और इसको हम लोग आगे ले जाएंगे। एक बार फिर मैं सभी लोगों को जो मंच पे हैं और जो हमारी ऑडियंस है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हृदय से राजस्थान पुलिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद। आदरणीय मंच का हृदय की गहराइयों से आभार और यहाँ पधारे समस्त अतिथिगणों का भी धन्यवाद। जय हिंद।